नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की खोज में निकल रहे हैं जो हमसे हजारों साल पहले थी। हम जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के उस प्राचीन इतिहास की गहराइयों में, जहां मतलब पाषाण युग के इंसानों ने अपने होने के निशान छोड़े हैं। सोचिए, वो गुफाएं, वो पत्थर के औजार, वो चट्टानों पर उकेरी गई कला, ये सब उस जमाने की कहानियां सुनाते हैं जब लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था। हमारी ये पूरी पड़ताल जो है वो छत्तीसगढ़ पाषाणकालीन सभ्यता के पदचिन्ह शीर्षक वाले स्रोत से मिली जानकारियों पर आधारित है। तो आज हमारा मकसद इन पुरातात्विक खोजों के जरिए उस गुजरे हुए वक्त को समझना है। ये शैलचित्र, ये गुफाएं, ये पत्थर के औजार, ये महज चीजें नहीं हैं, ये सुराग हैं, है ना? इनके जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में, मतलब इतिहास लिखे जाने से भी पहले, छत्तीसगढ़ का ये इलाका कैसा था। यहाँ रहने वाले हमारे पूर्वज कैसे जीते थे, क्या सोचते थे, क्या करते थे। ये कल्पना करना भी कितना रोमांचक है, सही कहा ना? वो लोग कौन थे जिन्होंने इन चट्टानों पर अपनी दुनिया उकेरी? उन औजारों से वो क्या काम लेते होंगे? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस जानकारी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ का महत्व सिर्फ आज के खनिज भंडारों या जंगलों की वजह से ही नहीं है। ये धरती तो प्रागैतिहासिक काल से ही, मतलब बहुत पुराने समय से, इंसानी बसाहट का एक अहम ठिकाना रही है। यहाँ की मिट्टी के नीचे और गुफाओं की दीवारों पर उस दौर के जीवन के ढेरों सबूत बिखरे पड़े हैं। कहीं चट्टानों पर चित्र, जिन्हें हम शैल चित्र कहते हैं, कहीं पत्थर के तराशे हुए औजार, कहीं कुछ और। हाँ, और ये महज पत्थर या रंग के धब्बे नहीं हैं। ये असल में एक तरह से टाइम कैप्सूल जैसे हैं। सोचिए, ये हमें उन लोगों के दिमाग में झांकने का मौका देते हैं जिनका कोई लिखित रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। उनकी कला से उनकी सोच का पता चलता है, उनके औजारों से उनकी तकनीक का अंदाजा लगता है। और जहाँ ये सब मिलता है, उन जगहों से उनके रहन-सहन और शायद शायद समाज के बारे में भी कुछ सुराग मिलते हैं। इनके बिना उस सुदूर अतीत के बारे में जानना लगभग नामुमकिन होता। ये इतिहास की वो पहेलियां हैं जिनके टुकड़ों को जोड़कर हम एक धुंधली सी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जानी मानी जगह से, रायगढ़ जिले की सिंघनपुर गुफा। कहा जाता है कि ये छत्तीसगढ़ में अब तक मिली सबसे पुरानी चित्रित गुफा, मतलब शैलाश्रय है। दिलचस्प है कि इसकी खोज भी काफी पहले 1910 में C.W. एंडरसन नाम के एक अंग्रेज खोजकर्ता ने की थी। और यहाँ मिला क्या है जिसने इसे इतना मशहूर कर दिया? दीवारों पर गहरे गेरू और लाल रंग से बने अद्भुत शैलचित्र। कल्पना कीजिए, उन अंधेरी गुफाओं में शायद मशाल की रोशनी में बनाए गए चित्र। इनमें शिकार करते हुए इंसानों के दृश्य हैं। लगता है वो दिखा रहे थे कि कैसे जंगली जानवरों का सामना करते थे। कुछ अजीब सी रहस्यमयी सीढ़ी जैसी दिखने वाली मानव आकृतियां भी हैं। इनका मतलब क्या हो सकता है, ये आज भी एक पहेली है। और साथ ही घड़ियाल, जंगली भैंसें, हाथी जैसे कई जानवरों के चित्र भी हैं, जो शायद उस जमाने में इस इलाके में पाए जाते थे। यहाँ एक बात और गौर करने लायक है। पुरातत्वविद इन सिंगनपुर के चित्रों की तुलना यूरोप में स्पेन और अमेरिका में मेक्सिको की गुफाओं में मिली प्रागैतिहासिक कला से करते हैं। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। सच में, स्पेन और मेक्सिको से? हाँ, इसका क्या मतलब निकालें? क्या हजारों साल पहले दुनिया के इतने अलग-अलग कोनों में रहने वाले एक दूसरे से अनजान इंसानों के मन में कला को लेकर एक जैसे विचार आ रहे थे? क्या ये दिखाता है कि कला की प्रेरणा, खुद को अभिव्यक्त करने की इच्छा, ये इंसान की फितरत में ही शामिल है, चाहे वो कहीं भी रहता हो? या फिर ये किसी ऐसे प्राचीन संपर्क का धुंधला सा संकेत है जिसके बारे में हमें अभी पता नहीं? ये सवाल ही इन खोजों को और ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। ये तो सचमुच सोचने वाली बात है कि हजारों किलोमीटर दूर, बिना किसी आज के जैसे संपर्क के, कला में ऐसी समानताएं। खैर, सिंघनपुर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन रहते रायगढ़ जिले में ही। यहाँ एक और महत्वपूर्ण जगह है, कबरा पहाड़। ये जगह मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक पीरियड से जुड़ी मानी जाती है, जो सिंघनपुर के पुरापाषाण काल के बाद का दौर है। यहाँ भी चट्टानों पर चित्र मिले हैं, लेकिन यहाँ लाल रंग का इस्तेमाल ज्यादा दिखता है। चित्रों में छिपकली, घड़ियाल, सांभर हिरन जैसे जानवर और इंसानों के समूह दर्शाए गए हैं। पर कबरा पहाड़ की एक खास बात है, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा संख्या में शैलचित्र यहीं से मिले हैं। हाँ, और ये बड़ी संख्या अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। सिंघनपुर की तुलना में कबरा पहाड़ शायद एक अलग दौर, मतलब मध्य पाषाण काल, और संभवतः एक अलग सांस्कृतिक समूह की कहानी कहता है।
चित्रों की इतनी ज्यादा संख्या, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये जगह उन लोगों के लिए बहुत खास थी? शायद कोई धार्मिक स्थल रहा हो या सामुदायिक मिलन की जगह, या हो सकता है कि ये गुफाएं लंबे समय तक, कई पीढ़ियों तक इस्तेमाल होती रही हों और हर आने वाला समूह अपनी कहानी इन दीवारों पर जोड़ता गया हो। ये तो हो सकता है। इतनी कलाकृतियों का एक ही जगह मिलना इस बात का इशारा तो करता है कि ये महज रहने की जगह नहीं थी। इसका जरूर कोई गहरा महत्व रहा होगा उस समाज के लिए। मतलब ये कि हर नई खोज पुराने जवाबों के साथ नए सवाल भी लेकर आती है। अच्छा, अब रायगढ़ से निकलकर थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं, बालोद जिले में। यहाँ चितवा डोंगरी नाम की एक जगह है जहाँ से भी पाषाणकालीन शैल चित्र मिले हैं। इनमें मगरमच्छ, इंसानी आकृतियां और दूसरे जानवर प्रमुखता से बनाए गए हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन स्रोत में एक बहुत ही अनोखी और ध्यान खींचने वाली बात का जिक्र है। ऐसा लगता है कि इन चित्रों पर चीनी शैली की कला का कुछ प्रभाव दिखाई देता है। ये बिंदु वाकई हैरान करने वाला है और पुरातत्व में अक्सर ऐसी ही चौंकाने वाली कड़ियां मिलती हैं। चीनी शैली का प्रभाव छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में हजारों साल पहले, इसके कई मतलब हो सकते हैं और हमें बहुत सावधानी से सोचना होगा। क्या ये वाकई कोई सीधा संपर्क था? क्या कोई प्राचीन व्यापार मार्ग था जिसकी हमें जानकारी नहीं? या कोई यात्री भटकते हुए यहां आ पहुंचा था? या फिर यह भी संभव है कि ये सिर्फ कलात्मक शैली की एक संयोगवश समानता हो? मतलब बस दिखने में वैसी लगती हो। हाँ, जिसे हम आज अपने नजरिए से चीनी समझ रहे हैं, वो असल में यही की स्थानीय कला का एक अनूठा विकास हो जो संयोग से वैसा दिखता है। इस तरह के बिंदु हमें प्रागैतिहासिक काल में विभिन्न मानव समूहों के बीच संभावित जटिल संबंधों या फिर विचारों के आदान प्रदान की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। ये इतिहास की पहेली का एक बहुत ही उलझा हुआ टुकड़ा है, कह सकते हैं। बिल्कुल, ये तो जासूसी कहानी जैसा लग रहा है। खैर, एक और स्थल का जिक्र करना जरूरी है जो हमें समय के और आगे के पड़ाव पर ले जाता है। ये है धनपुर, जो अब नए बने गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आता है। ये स्थल उत्तर पाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड से संबंधित बताया गया है। यहाँ से भी पत्थर के औजार और शैल चित्र मिले हैं। हाँ, धनपुर जैसे स्थल हमें मानव विकास की कहानी में एक निरंतरता दिखाते हैं। हम पुरा पाषाण यानी पुराना पत्थर युग से मध्य पाषाण मतलब बीच का पत्थर युग और फिर उत्तर पाषाण मतलब नया पत्थर युग तक के सफर को देख पाते हैं। उत्तर पाषाण काल वो समय था जब इंसान खेती और पशुपालन की तरफ बढ़ रहा था, बस्तियां बसाने लगा था। तो यहाँ मिले औजार शायद पहले के मुकाबले ज्यादा परिष्कृत, ज्यादा कारगर रहे होंगे। पत्थर को खिसकर चिकना बनाना, छोटी और सटीक औजार बनाना, ये तकनीक के विकास का सबूत है। सोचिए कैसे हजारों सालों में पत्थर को इस्तेमाल करने का हुनर धीरे धीरे बेहतर होता गया, जिसने आगे चलकर धातुओं के इस्तेमाल का रास्ता खोला होगा। तो हमने अलग अलग जगहों की बात की, सिंगनपुर, कबरा पहाड़, चितवा डोंगरी, धनपुर। अब अगर इन सब जानकारियों को एक साथ रखकर देखें तो हमें क्या पता चलता है? हमने देखा, एक तो है शैल चित्र। ये सिर्फ दीवार पर बनी तस्वीरें नहीं है, ये उस जमाने के इंसान की सोच, उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति हैं। शिकार के दृश्य बताते हैं कि वो जीते कैसे थे, जानवरों के चित्र दिखाते हैं कि उनके आसपास का माहौल कैसा था, और कुछ रहस्यमयी आकृतियां शायद उनकी मान्यताओं, उनकी डर या उनकी कल्पनाओं की तरफ इशारा करती हैं। ये बिना शब्दों की भाषा है। दूसरे हैं पत्थर के औजार। अलग अलग कालों के अलग अलग जगहों से मिले ये औजार खुरदुरे पुरापाषाण काल के औजारों से लेकर मध्य पाषाण के छोटे और तेज धार वाले माइक्रोलिथ और फिर उत्तर पाषाण के चिकने और ज्यादा विशेष कामों के लिए बने औजार जैसे कुल्हाड़ी, फलक, ब्लेड, ये दिखाते हैं कि कैसे इंसान ने धीरे धीरे अपनी जरूरत के हिसाब से तकनीक को बेहतर बनाया। पत्थर जो हर जगह मौजूद था, उसे कैसे ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनाया जाए, ये सीखने की एक लंबी कहानी है ये औजार। और तीसरा जिक्र है महापाषाणिक स्मारकों का, यानी बड़े बड़े पत्थरों से बने ढांचों का। बालोद जिले में करही भदर, चिरचारी और सोरर जैसी जगहों पर ऐसे स्मारक मिले हैं। ये विशाल पत्थर जिन्हें शायद दूर दूर से लाया गया होगा और बिना आधुनिक मशीनों के खड़ा किया गया होगा। माना जाता है कि ये शायद कब्रें या समाधियां थी। जी, ये हमें उस समय के अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों और शायद उनके सामाजिक संगठन के बारे में भी कुछ बताते हैं। इतने बड़े स्मारक बनाने के लिए लोगों को मिलकर काम करना पड़ा होगा, योजना बनानी पड़ी होगी। ये अकेले का काम नहीं था। सही बात है। और जब हम इन सभी अलग अलग कड़ियों, शैल चित्रों की कला, औजारों की तकनीक और स्मारकों के सामाजिक संकेतों को एक साथ जोड़ते हैं,
तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। ये सारी खोजें मिलकर ये साबित करती हैं कि छत्तीसगढ़ का ये इलाका प्रागैतिहासिक काल से ही मानव सभ्यता और संस्कृति का एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ये उन गुमनाम लोगों की कहानी कहते हैं जिन्होंने कोई किताब या शिलालेख तो नहीं छोड़े, लेकिन अपनी जिंदगी के निशान इन पत्थरों और गुफाओं पर हमेशा के लिए अंकित कर गए हैं। ये उनकी खामोश आवाज है जिसे हम आज हजारों साल बाद सुनने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर पत्थर, हर चित्र एक भूला हुआ शब्द है, एक भूली हुई कहानी का हिस्सा। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल छत्तीसगढ़ के पाषाणकालीन युग की। प्राचीन गुफाओं की दीवारों पर उकेरी गई कला जो हमें उस समय के जीवन और सोच की झलक देती है। पत्थर के वो औजार जो हजारों सालों में विकसित होते गए, और वो विशाल पत्थर के स्मारक जो शायद किसी सामाजिक या धार्मिक परंपरा का हिस्सा थे, ये सब मिलकर उस बहुत बहुत पुराने अतीत की एक धुंधली लेकिन बेहद आकर्षक और रहस्यमयी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमसे बहुत अलग थी, फिर भी जिसके निशान आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। ये शैल चित्र, ये औजार, ये स्मारक हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ था या वो लोग कैसे रहते थे। ये हमें इस गहरे सवाल पर भी सोचने को मजबूर करते हैं कि उन आदि मानवों का दुनिया को देखने का नजरिया कैसा रहा होगा। उनकी प्राथमिकताएं क्या थीं? उनके लिए क्या महत्वपूर्ण था? क्या वो सिर्फ जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे, या उनकी जिंदगी में कला, समुदाय और आध्यात्मिकता के लिए भी जगह थी, जैसा कि ये निशान इशारा करते हैं। और आज की हमारी इस भागती दौड़ती तकनीक पर निर्भर दुनिया से उनकी वो दुनिया कितनी अलग थी? या शायद अंदर कहीं इंसान होने के नाते कुछ बुनियादी चीजें तब भी वैसी ही थीं जैसी आज हैं? इस पर विचार करने के लिए बहुत कुछ है। शायद यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक है।